तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जयशंकर ने मुलाकात की है। इजराइल या पीएम ऑफिस में दोनों के बीच बैठक हुई। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की गई। सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जहां पर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस बीच भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की गई है और साथ ही सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई। 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर भी संसद में जोरदार वार पलटवार भी देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ। कारण मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला नया बिल। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल ये कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है। 2005 के मनरेगा कानून को रिप्लेस करेगा। रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। फोकस सस्टेनेबल जीवन यापन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट कंडीशंस पर फोकस। नई योजना सप्लाई आधारित होगी। केंद्र सरकार राज्यवार बजट तय करेगी। योजना सिर्फ नोटिफाइड एरिया में लागू होगी। इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो सामने आया है वो है महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप। नया नाम विकसित भारत से जुड़ा है, जो मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have 2 languages in the title, just to make the acronym Ji Ram Ji, is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood. Sir, मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real विपक्ष के आरोप है 100 की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सरकार के तर्क है 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर। कृषि सीजन में 60 दिन का पॉज।
1 हफ्ते या 15 दिन में भुगतान। वहीं विपक्ष के आरोप हैं महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान। राइट टू वर्क खत्म हो रहा है, अब बजट केंद्र तय करेगा, राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा। और ये सुनेंगे और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है। अब बिल अगर पास होता है तो ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ज्यादा दिन और मॉडर्न फोकस में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है कि कानूनी गारंटी कमजोर होने का डर सच हो सकता है। सरकार इसे अपग्रेड बता रही है, विपक्ष पुरानी स्कीम को बचाने की लड़ाई। अब आगे की बहस दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं यूपी में घुसपैठियों की तलाश चल रही है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी हो चुकी है। अवैध बस्तियों में घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में घुसपैठिए भाग चुके हैं। लखनऊ के हजरतगंज के डालीबाग इलाके की इस बस्ती को तो सन्नाटा ही पसर गया है। खाली और वीरान पड़ी ये बस्ती कुछ दिन पहले तक ऐसी नहीं थी। इन खाली टिन के घरों में लोग रहते थे, लेकिन यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध तरीके से देश में घुसे लोगों में ऐसी भगदड़ मची कि लोग भाग खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि अवैध बस्तियां खाली हो गईं। लखनऊ के हजरतगंज के डालीबाग इलाके की इस बस्ती में भी वही हुआ। तरफ की अगर हम नजर डालें तो आप यहाँ पर देखिए, पीछे की तरफ भी यहाँ पर देखिए तस्वीरों में ये भी इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है, सरकारी जमीन खाली हो चुका है। यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ गए इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि पता लगाए कि ये लोग आखिरकार गए तो कहाँ गए। इस बस्ती की हालत देख के पता चलता है कि घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू होने के बाद वहाँ कैसी हालत हुई होगी, क्योंकि बस्ती के आसपास लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यहाँ टिन के शेड से जो मकान बने थे वो पूरी तरह खाली दिखे। जरा तस्वीरों में ये टीन सेट का घर है और इस घर में ये लोग रहा करते थे। बाकायदा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह भी यहाँ पर है और इसे काटने का आदेश यहाँ पर दिया गया है नगर निगम के द्वारा। इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर काट दी गई है और यहाँ से इस इलाके में जो भी लोग अवैध तरीके से रह रहे थे पूरी तरीके की से ये सरकारी जमीन अब खाली है। भले ही ये बस्ती अवैध थी, लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन था जिसे बस्ती के खाली होते ही पूरी तरह काट दिया गया, यानी इस अवैध बस्ती की बत्ती गुल कर दी गई। आप लोग को इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटने का आदेश दिया गया है? जी जी, तो पूरा काट दिए हैं जी। अब यहाँ से लोग पलायन कर गए, भाग गए, फरार हो चुके हैं। कहाँ गए हैं इसकी जानकारी? इसका कोई जानकारी नहीं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद डिटेंशन सेंटर बनाए गए, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को रखा जा रहा है। लेकिन खबर आई कि बड़ी संख्या में लोग इस वजह से भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो पुलिस की हत्थे ना चढ़ जाएं। इस बीच मुख्यमंत्री लगातार एसआईआर पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जबकि उन्हें फॉर्म भरना चाहिए था। संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। यानी यूपी में एक तरफ एसआईआर और डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के डर से घुसपैठियों में भागम भाग मची है, वहीं दूसरी ओर जो लोग यूपी के वोटर हैं और किसी तरह से एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनकी खोज की जा रही है ताकि घुसपैठियों के चक्कर में वो लोग वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाएं, जिनका वोटर लिस्ट में होने का हक है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले ही कांग्रेस ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है।
यूपी कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी गई 17 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैली करेगी। ये रैली दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी से शुरू होगी और मार्च तक चलेगी। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो चुनाव सिर पर आने के बाद एक्टिव होती है। तब तक बीजेपी चुनाव माहौल का मैदान मार चुकी होती है, क्योंकि बीजेपी 12 महीने चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। लेकिन इस बार 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने चुनावी रूप से सक्रिय होने का फैसला कर लिया है। प्रियंका गांधी के साथ एक मीटिंग के बाद यूपी कांग्रेस ने रैली की तैयारी शुरू कर दी है। पहली रैली दिसंबर के आखिरी सप्ताह में रायबरेली या अमेठी में हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस एक नियमित अंतराल पर अपनी हर उस सीट पर रैली करेगी जहां जहां उसने 2024 में चुनाव लड़ा था। अरे हम पार्टी को स्वतंत्र है, दबाव हम समाजवादी पार्टी से दबाव में क्या आती है, और रैली करेंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे, कोई बात नहीं। कांग्रेस के इस फैसले को यूपी में सहयोगी समाजवादी पार्टी पर दबाव की रणनीति भी बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछले 8 साल से साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 63 में से 37 सीटें जीती थी। वहीं 2017 में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर यूपी में 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2027 में कांग्रेस यूपी में सपा के साथ मिलकर कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि 2017 और 2024 में यूपी में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखकर अखिलेश यादव कांग्रेस को आधी सीटें देकर अपनी सरकार की संभावना को पहले ही कम नहीं करना चाहेंगे। शायद इसीलिए कांग्रेस ने सपा पर दबाव बनाने के लिए अभी से रैलियों का सिलसिला शुरू करने की रणनीति बना ली है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या है वो वह बता पाएंगे। अभी तक उन्होंने हमें नहीं साझा किया हमसे कि क्या रणनीति है, तो मैं आपसे कैसे साझा करूं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राहुल और अखिलेश के बीच अच्छी सियासी ट्यूनिंग देखने को मिलती है। संसद से सड़क तक दोनों साथ साथ नजर आते हैं। वहीं अखिलेश का राहुल के घर जाना और सोनिया के जन्मदिन के मौके पर पत्नी के साथ शामिल होना ये बताता है कि अखिलेश और राहुल के बीच निजी रिश्ते भी बेहतर हैं, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों की रिश्तों की अग्नि परीक्षा 2027 में हो सकती है। क्योंकि 2027 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात फंसने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं।